दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एचपी कॉम्पिटिटिव क्लासेज के अंदर। आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों आज हम रेट 2015 का लेवल 1 का मैथ्स का पेपर था, उसको समझने का, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसी चैनल के ऊपर है जो आपको रेट 2018 के अंदर आए हुए लेवल 1 और 2 के मैथ्स के पेपर और साथ ही साथ साइकोलॉजी के 1, 2, 3 मॉडल पेपर है जो आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो आप उनको भी समझिएगा, इसी के साथ साथ इस क्लास को भी आप पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको एक बेहतर अनुभव के साथ है जो 30 प्रश्न है जो समझने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। आपका पहला प्रश्न रेखागणित से संबंधित दिया था इन्होंने। देखिए प्रश्न क्या था। नीचे दी गई आकृति में कौन BAC बराबर 30 डिग्री, कौन ABC बराबर 50 डिग्री तथा कौन CDE बराबर 25 डिग्री। तीन कौन दे रखे हैं, एक तो कौन कौन BAC, कौन ABC और कौन CDE। कितने कितने दे रखे हैं, 30, 50 और 25 दी गई आकृति के अंदर। जो आपको चित्र दिख रहा होगा उसके अंदर तो आपको है जो कौन AED छाया बन रहा होगा, इस कौन को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए चित्र के अंदर समझोगे तो आपको कुछ दो त्रिभुज आपको बने हुए दिख रहे होंगे और इन दो त्रिभुजों के अंदर कुछ कौन तो आपको दे रखे हैं और एक कौन है जो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे करते तो हमेशा ध्यान रखा करो, त्रिभुज से संबंधित और त्रिभुज के अंदर कोणों से संबंधित प्रश्न आता है तो एक तो आप ध्यान रखा करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। फिर अगर उसके अंदर किसी प्रकार की रेखाएं बन रही है तो उन रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। इन कुछ बातों को आप ध्यान में रखे हैं जो सवालों को हल किया करो। देखो इन्होंने BAC कितना दे रखा है, BAC ये जो ऊपर वाला कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। फिर ABC कितना दे रखा है, ये साइड वाला 50 डिग्री। इसी प्रकार से है जो CDE कितना दे रखा है, ये 25। आपको इन्होंने कौन सा पूछा है, AED। देखिए क्या बन रही है, AED। इस प्रकार से अगर समझोगे तो ये बाहर की ओर बनता हुआ कोण आपको दिख रहा है, AED। इस कोण को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मैंने इसे क्या लिख दिया, X। इस X वाले कोण को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार की स्थिति में क्या कर दिया करो कि एक कोई ऐसा त्रिभुज लो जिसके अंदर आप आसानी से है जो कोण को निकाल सकते हो, जो अज्ञात कोण आपको दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज नंबर 1 मैंने लिखा, कौन सा वाला, ABC। तो इसके अंदर देखो आपको पता हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये 180। इस नंबर 1 वाले त्रिभुज का नाम है ABC। मैं इस ABC की बात करूँ तो इसके अंदर भी तीनों कोण कितने हो गए, 180। देखिए कैसे होते हैं, एक कोण तो आपको पता है कितना है, 30। एक कोण आपको पता है कितना है, 50। तो अब शेष जो एक कोण बच रहा है वो कितना होना चाहिए, वो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग की प्रमेय से है जो निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे निकालते देखिए, 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस मैं इसे कोण केवल लिख लेता हूँ, कौन C बराबर 180। बताओ 30 और 50 कितना हो जाएगा, 80। प्लस का 80 किसका बन जाएगा, माइनस का। तो आप कह सकते हो यहाँ से कौन C बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 80, यानी कितना रह जाएगा, 100। इस वाले कोण को मैं लिख लेता हूँ 100 डिग्री। एक त्रिभुज से है जो आपने शुरुआत कर दी, आपको पता चल गया कि एक कोण जो आपको नहीं दिख रहा था वो कितना मिल गया, 100 डिग्री। अब देखिए इस 100 डिग्री की सहायता से पीछे वाले त्रिभुज की ओर बढ़ो। कैसे बढ़ते, मैं इस त्रिभुज 2 की बात करूं तो देखो एक रेखा पर बनने वाले, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 100 डिग्री है तो ये पीछे वाला कितना होना चाहिए, 80 डिग्री। कितना होना चाहिए, 80 डिग्री। अब इस त्रिभुज को ले लो, अब आसानी से इसमें भी है जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप प्रमेय लगा सकते हो। त्रिभुज कौन सा है, ये CDE। कौन सा है त्रिभुज, जो 2 नंबर वाला है, CDE। इस त्रिभुज की बात करो, देखो एक कोण तो कितना है इसका, 80 डिग्री। फिर दूसरा कोण कितना है इसका, 25 डिग्री। और तीसरा कोण जो है ये ऊपर वाला आपको पता नहीं है तो इसे भी क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। केवल मैं क्या लिख रहा हूँ, कोण E बराबर 180। अब देखना मैंने कोण E पूरा नाम लिखा है, आप पूरा कोण कैसे समझोगे, CED को समझोगे, ये अंदर वाला कोण E ध्यान रखोगे। E कौन सा वाला है, ये त्रिभुज के अंदर जो बन रहा है वो वाला। बताओ कितना आ जाएगा, 80 और 25 कितना हो जाएगा, 105। प्लस का 105 किसका बन जाएगा, माइनस का। तो कौन E बराबर आ जाएगा 180 माइनस 105, यानी कितना रह जाएगा, ये 75 डिग्री। कितना आ जाएगा, ये 75 डिग्री। अब फिर से वही बात देखो, एक सरल रेखा दिख रही होगी आपको, AC। कौन सी सरल रेखा दिख रही होगी, AC। इसमें देखो एक कोण कितना है, एक कोण कितना 75। तो ये दूसरा वाला X जो आपने माना है ये कितना होना चाहिए, दो कोणों का योग हमेशा कितना होगा, एक सरल रेखा पर बनने वाला कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180। अगर ये 75 है तो ये कितना होना चाहिए, 105। कौन सा वाला हो जाएगा,
ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 105। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर ओ पर काटती हैं। यदि कोण ए ओ सी बराबर 50 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी कितना होगा? 40 डिग्री, 50 डिग्री, 140 डिग्री या 130 डिग्री। देखिए पहले तो इस सवाल के हिसाब से बात कर लेते हैं। इन्होंने कोण ए ओ सी कितना दिया है? ए ओ सी, यानी ये साइड वाला कोण कितना दिया है इन्होंने? 50। और ये कब बन रहा है? जब दो सरल रेखा कौन सी? ए बी और सी डी। बात करते हैं एक तो ए बी और बात करते हैं एक सी डी। ये परस्पर है जो किस बिंदु पर? ओ बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इस स्थिति के अंदर ध्यान रखो कि हमेशा ही दो सरल रेखाएं जब परस्पर काटती है तब कुल 4 प्रकार से है जो कोण बनाती है। देखिए इस स्थिति में भी यही हो रहा है, एक ऊपर कोण बन रहा है, एक नीचे कोण बन रहा है, एक साइड में बन रहा है आरएचएच में और एक एलएचएच की साइड में, तो 4 कोण बन रहे हैं। अब 4 कोणों की क्या विशेषता होती है? तो ध्यान रखोगे कि ऊपर वाले कोण के लिए नीचे वाला कोण और नीचे वाले कोण के लिए ऊपर वाला कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख। इसी प्रकार से एलएचएच की साइड के लिए आरएचएच वाला और आरएचएच की साइड के लिए एलएचएच वाला कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख। और इनकी विशेषता क्या होती है कि ये आपस में कैसे होते हैं? समान। ऊपर वाला 50 है तो नीचे वाला 50, ऊपर वाला 60 है तो नीचे वाला 60। ये इस साइड वाला 50 है तो इस साइड वाला 50, इस साइड वाला 60 है तो इस साइड वाला भी 60। एक विशेषता ये हो गई। फिर दूसरी विशेषता आपको पता हो तो एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग सदैव कितना होता है? 180। जब दो सरल रेखा आपस में काटती है तब टोटल कितने प्रकार से है जो सरल रेखा पर कोण बनते हैं उनको समझना। देखिए अगर मैं बात करूँ सी डी की, तो सी डी में देखो ऊपर की ओर भी कोण बनेंगे और नीचे की ओर भी कोण बनेंगे, जिनका योग ऊपर वाले का भी 180, नीचे वाले का भी 180। ए बी की बात करें तो ऊपर की ओर भी कोण बनेंगे और नीचे की ओर भी कोण बनेंगे, जिनका योग 180 और 180। तो अब बात ये हो गई कि जब सरल रेखा काटती है तो एक तो शीर्षाभिमुख कोण निर्मित करती है, फिर सरल रेखा कोण निर्मित करती है और एक बिंदु के चारों ओर भी कोण निर्मित होते हैं। कुल इतनी स्थितियां बन जाती है। और इनकी क्या क्या विशेषता होती है? तो सरल रेखा पर बनने वाले कोण हमेशा कैसे होते हैं? 180 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसे होते हैं? समान। और बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। इन सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए फिर अपने सवाल की ओर बढ़ा करो। देखिए इन्होंने क्या बताया कि कोण ए ओ सी कितना है? 50। तो ये बात करें कि बी ओ सी कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखो यहाँ से अगर मैं बी ओ सी को एक्स अगर क्या भी देता हूँ तो देखना आपको समझ में आ जाएगा कि 50 डिग्री और एक्स डिग्री ये पूरा ए बी पर एक सरल रेखा पर बन रहा है। और अगर एक सरल रेखा पर बनेगा तो इनका योग कितना होगा? 180। बताओ ये 50 है तो ये कितना होना चाहिए? 130। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला। अगला तीसरा प्रश्न है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण कितना है? 17 मीटर और उसका परिमाप कितना है? 46 मीटर। एक आयताकार खेत दिया हुआ था जिसके अंदर वो विकर्ण की बात कर रहे हैं कि इसका विकर्ण कितना है? 17 मीटर और परिमाप की बात कर रहे हैं, परिमाप कितना है? 46 मीटर। अगर ये दोनों आंकड़े आपको दिए जाते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन के अंदर आपको पूछा जा रहा है कि खेत का क्षेत्रफल है जो क्या होगा। इन्होंने ऑप्शन दिए 112, 120, 132 या 289 वर्ग मीटर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से किसी एक प्रकार के ऑप्शन को आपको क्षेत्रफल के रूप में सिलेक्ट करना है। देखिए खेत की बात करें, खेत के आकार की बात करें तो खेत का आकार कैसा दिया हुआ है? आयताकार। एक बार हम आयत को समझने का प्रयास करते हैं। आयत अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आयत आपका बनेगा जिसके अंदर लंबाई होती है और क्या होती है? चौड़ाई। सदैव ध्यान रखोगे 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सम्मुख भुजा कैसी होती है? समान होती है और समांतर होती है। आमने सामने की भुजा कैसी होती है? समान भी होती है और समांतर भी होती है। ए बी बराबर होगा डी सी, इसी प्रकार से बी सी बराबर क्या होगा? ए डी। फिर इनके जो प्रत्येक कोण होते हैं तो वो कितने होते हैं आपको पता हो तो? 90 डिग्री। 4 कोण होते हैं और चारों कितने होते हैं? 90 डिग्री और उनका योग कितना होता है? 360। अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण इसके विपरीत शीर्षों को या सम्मुख शीर्षों को जब हम मिला लेते हैं, सम्मुख शीर्षों से क्या तात्पर्य है? अगर ए की बात करें तो ए के सामने वाला सी और सी की बात करें तो सी के सामने वाला ए। अगर मैं ए सी को मिलाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? विकर्ण। इसी प्रकार से मैं बी डी को मिलाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? विकर्ण। एक आयत के अंदर कुल कितने विकर्ण होते हैं? 2। इतनी सी बात आप ध्यान रखोगे। इस ए बी को तो मैं क्या लिख लेता हूँ? ये इसकी लंबाई है और ये बी सी इसकी क्या है? चौड़ाई। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अपने सवाल के अनुरूप। इन्होंने है जो खेत के आयताकार खेत का विकर्ण कितना दिया वो 17 मीटर, यानी इस ए सी की बात करें तो इस ए सी की लंबाई कितनी है? 17 मीटर। लंबाई न दे रखी है न चौड़ाई दे रखी है तो मैंने लंबाई को एल मान लिया और चौड़ाई को क्या मान लिया? बी। अब इस जो मान दिया हुआ उनको लेते हुए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक तो दे रखा है विकर्ण, ये दे रखा है आपका 17 मीटर। अब जब विकर्ण की बात करें तो अब आपको एक इस आयत के अंदर एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा
और अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। कैसे? देखिए, एक 90 डिग्री का कौन दिखेगा, फिर ये आधार मान लोगे, इसे लंब मान लोगे और इस AC को क्या मान लोगे, कर्ण। तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज ABC की बात करूँ, इसके अंदर मैं क्या लगाने की कोशिश करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय। और जब मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा लेता हूँ इसके अंदर, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखना कि AC का स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा मुझे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर मैं मान लगाता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, AC का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर और BC का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर यानी कि स्मॉल b का स्क्वायर। एक समीकरण तो मुझे ये प्राप्त होती है। किससे प्राप्त हुई, मुझे ये विकर्ण से प्राप्त हुई। क्लियर? और क्या दे रखा है इसके अंदर, और मुझे दे रखा है इसके अंदर परिमाप। कितना दे रखा है ये, 46। तो अब आपको परिमाप का फॉर्मूला पता होगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो उस फॉर्मूले के अनुरूप क्या बन जाएगा, ये 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 46। अगर 2 गुना में तो क्या चला जाएगा भाग में, तो L + B बराबर मेरे लिए क्या आ जाएगा, 23। ये दूसरे समीकरण प्राप्त हुई। पहले वाली समीकरण किससे प्राप्त हुई है, विकर्ण से प्राप्त हुई है। दूसरी वाली समीकरण मुझे किससे प्राप्त हो रही है, परिमाप से प्राप्त हो रही है। और कैसे प्राप्त की, तो आपको पता हो तो विकर्ण कितना दे रखा था, 17। आयत, अगर आयत की बात करें, आयत के अंदर विकर्ण की बात करें, तो ये विकर्ण है जो इस आयत को 2 समकोण त्रिभुज के अंदर बांटता है। तो मैंने समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, जो होती है मेरे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और आधा स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे लिए AC का स्क्वायर 17 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, जो मेरा क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्लियर? परिमाप की बात करें तो कितना दे रखा था, 46। और आपको पता है परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है, L, चौड़ाई कितनी B, और बराबर 46। 2 गुना में तो भाग में L + B बराबर 23। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दे रखा था उस मान को छोड़ दो, अब जो ज्ञात करना है उसकी ओर बढ़ो। आपको ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई × चौड़ाई। अगर आपके पास लंबाई का माना जाता है, चौड़ाई का माना जाता है, दोनों का गुणा कर देगा और क्षेत्रफल ज्ञात कर देगी। एक स्थिति तो ये बनती है। फिर दूसरा, अगर दोनों का गुणा ही सीधे प्राप्त हो जाए तो वो हमारे लिए क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों में से किसी एक प्रकार से तो हमें मान निकालना ही पड़ेगा। तो कोशिश करते देखना कि L × B प्राप्त होता है तो भी अच्छी बात है, L और B अलग अलग प्राप्त होता है तो उनका गुणा कर देंगे। कैसे करते, उसको समझने के लिए आपके पास 2 समीकरण है। अगर इस पहले वाले समीकरण को समझो तो ये घात 2 वाली समीकरण है, और दूसरे वाले समीकरण को समझो तो घात 1 वाली समीकरण है। तो ध्यान रखो, जब भी घात 2 वाली और घात 1 वाली समीकरण हो तो इनकी घातों को समान बनाने का प्रयास क्या करो। कैसे, या तो इस पहले वाले समीकरण का वर्गमूल करो या फिर दूसरे वाले समीकरण का वर्ग करो। देखिए, वर्गमूल से आसान क्या रहेगा, वर्ग करना। तो मैं समीकरण जो मेरी 2 है उसका क्या कर देता हूँ, मैं वर्ग कर देता हूँ। क्या हो जाएगा वर्ग, L + B आपका LHH है और 23 आपका क्या है, RHH। दोनों पक्षों का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। जब दोनों पक्षों का मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2LB, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। सर्व समीकरण से मैंने खोल दिया L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2LB। और दूसरे पक्ष के अंदर मैं किसका वर्ग करूँगा, 23 का, जो मेरे लिए कितना हो जाएगा, 23 का वर्ग 529। अब देखो, अब बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो समीकरण 1 थी वो घात 2 वाली थी, समीकरण 2 थी वो घात 1 वाली थी। तो आपने समीकरण 2 का वर्ग कर दिया। अब जो समीकरण 2 का आपने वर्ग किया वो कुछ इस तरीके से प्राप्त हो रही है, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2LB। तो इसमें देखो जो ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ रहा है इसका मान आपके पास पहले से है, और वो क्या है, समीकरण 1 से देखो 17 का स्क्वायर। तो आप इस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, 17 का स्क्वायर प्लस 2LB ऐसा का ऐसा, 529 ऐसा का ऐसा। बताओ 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 289 प्लस 2LB ऐसा का ऐसा और बराबर में 529 ऐसा का ऐसा। बताओ ये 289 प्लस क्या तो किसका बन जाएगा, माइनस का। 2LB आपके लिए कितना आ जाएगा, 2LB कितना आ जाएगा, 529 माइनस 289, घटा दो इसे, कितना दे जाएगा, ये लगभग 240। किसका मान आया, ये 2LB का। और अगर मैं 2LB की बात करूँ कितना आ रहा है, 240। तो LB की बात करूँ वो कितना आ जाएगा, 2 गुना में तो क्या जाएगा, भाग में LB आ जाएगा आपके लिए 240 में। देखो 2 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 120 बार। इस प्रकार से है जो आपका किसका माना जाएगा, LB का माना जाएगा कितना, 120। और L आपके लिए क्या थी, लंबाई, B आपके लिए क्या थी, चौड़ाई। तो आप कह सकते हो कि आपके पास लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि आयत का क्षेत्रफल है जो प्राप्त हो जाएगा कितना, 120 वर्ग मीटर। जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, B वाला। अगला चौथा सवाल, एक प्रमेय समझ लो। बोले आपके लगभग 9th क्लास की प्रमेय है और 9th में आपने पढ़ा हो तो याद होगा आपको। सवाल को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, देखना
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा के बराबर होता है, तीसरी भुजा का 2/3 होता है। तो हमेशा ध्यान रखोगे आप कि जब त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती है, इन 3 भुजाओं में से कोई सी भी 2 भुजा अगर हम जोड़ देते हैं, कोई सी भी 2 भुजा को हम जोड़ देते हैं, उनका योग कर देते हैं, तो वो योग सदैव आपके तीसरी भुजा से कैसा प्राप्त होगा? बड़ा। इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे। ये आपकी 9th क्लास के एक प्रमेय कि त्रिभुज की 2 भुजा को जब जोड़ा जाता है तो उसका योग सदैव तीसरी भुजा से कैसा आता है, कैसा प्राप्त होता है? बड़ा प्राप्त होता है। तो इसमें ध्यान रखोगे, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा कि 2 भुजा का योग सदैव तीसरी भुजा से कैसा होता है? बड़ा। अगला प्रश्न आपका त्रिविम ज्यामिति से संबंधित प्रश्न आया था कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 3:8, 3:4, 9:16, 27:64। देखिए, ये जो त्रिविम आकृति से संबंधित जो अनुपात वाला प्रश्न है, एक प्रकार से हम इसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मान सकते हैं। ये प्रश्न आपके ये अभी तो जो L1 के पेपर के अंदर आया हुआ है, आपके मैथ्स के अंदर 2015 वाले पेपर के अंदर आया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न आपके L2 के अंदर 2017 में भी दिया था। यही प्रश्न, यहाँ तक कि उसमें भी घनों की बात की थी, अनुपात भी 27:64 ही था, और उसमें भी संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात ही पूछा गया था, और शायद ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही थे। यानी कि कह सकते हो कि ऐसा का ऐसा प्रश्न 2015 का उठाकर L2 में डाल दिया गया था। तो देखिए, इस प्रश्नों को आप कैसे करोगे, इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे करते हो? तो हमेशा ध्यान रखो कि जब त्रिविम आकृति की बात आ जाए, तो आपके दिमाग में सीधे ही वो त्रिविम आकृति पूरी की पूरी दिमाग में आ जानी चाहिए कि क्या क्या होती है और उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, त्रिविम आकृति के अंदर क्या होता है, अगर घन की बात करें तो घन कुछ इस प्रकार से होता है, जिसकी सभी पृष्ठें कैसी होती है? वर्गाकार। सभी पृष्ठें कैसी होती है? वर्गाकार। और कितनी पृष्ठ होती है? कुल मिलाकर इसके अंदर 6। जो हम लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो पासा होता है वही पासा, जिसकी सभी पलकें कैसी होती है? समान होती है। सभी पृष्ठ कैसी होती है? समान होती है। और प्रत्येक पृष्ठ कैसी होती है? वर्गाकार। फिर अगर बात करें तो इसकी विमा केवल क्या होती है? ये भी भुजा कहलाती है, ये भी भुजा कहलाती है, सब जितनी भी ये विमा क्या कहलाती है? सारी भुजा ही कहलाती है। इसके अंदर हम एक तो हम पढ़ते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और एक पढ़ते हैं हम इसके अंदर आयतन जो होता है आपका भुजा की घात 3। ये 2 फॉर्मूले हमें इसमें पढ़ने को प्राप्त होते हैं। और एक इसमें विकर्ण भी पढ़ते हैं, जो विकर्ण आपका होता है विपरीत शीर्षों को, अगर ऊपर वाले शीर्ष की बात करें तो नीचे वाले शीर्ष से, इस साइड में ऊपर वाले शीर्ष की बात करें तो नीचे वाले शीर्ष से अगर मिला देते हैं एक रूम के अंदर, जो लंबी से लंबी छड़ जहाँ रख सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? विकर्ण। तो विकर्ण की बात करें तो विकर्ण होता है इसका रूट के अंदर 3 भुजा। इतने फॉर्मूले हैं जो हमें एक घन से संबंधित पढ़ने को प्राप्त होते हैं। अब अपने सवाल के अंदर 2 घनों की बात हो रही है और 2 घनों के आयतनों के अनुपात की बात हो रही है। देखिए, आयतनों के अनुपात की बात हो रही है लेकिन भुजा दी हुई नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 2 घनों की भुजा, एक की तो भुजा A1 मान लेता हूँ और दूसरे की भुजा क्या मान लेता हूँ? A2। ये मैंने क्या मानी? भुजा। एक घन की भुजा तो कितनी मानी? A1, और दूसरे घन की भुजा कितनी मानी मैंने? A2। अब इसकी सहायता से है जो हम क्या निकालने का प्रयास करेंगे? इनके आयतनों का अनुपात। जब अनुपात की बात करें, 2 राशियों के अनुपात की बात करें, तो अनुपात हमेशा या तो किस तरीके से लिखते हैं? A अनुपात भी इस फॉर्मेट में लिखते हैं, या फिर A/B इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हमें सवालों में ध्यान रखना है A/B के फॉर्मेट में हमें है जो अनुपात लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं, पहले घन का आयतन बटा दूसरे घन का आयतन, ये अपना क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। और कितना दे रखा है? 27/64। बताओ पहले वाले घन की भुजा कितनी है? A1। आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि पहले वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा? A1 की घात 3 हो गया। फिर दूसरे वाले घन की भुजा कितनी है? A2। क्या होता है आयतन का फॉर्मूला? A की घात 3, यानी क्या हो जाएगा मेरा इस दूसरे वाले घन का आयतन A2 की घात 3, और ये कितना है? 27/64। अब अगर इस समीकरण को हल करने का प्रयास करें तो ऊपर वाले की घात 3, नीचे वाले की घात 3, और पूरी होल घात 3 बन जाएगी, और घात 3 सामने जाएगी तो क्या बन जाएगा? घनमूल। तो आप कह सकते हो कि A1/A2 आपको ऐसे क्या प्राप्त होगा? 27/64 का घनमूल। कैसे किया ये मैंने देखना कि मैंने क्या कर दिया, A1 की घात 3 और A2 की घात 3, इन दोनों की घात 3 है उसे कॉमन कर दिया, और वो जो घात कॉमन 3 थी वो मैंने सामने क्या कर दिया? घनमूल बना दिया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि A1/A2 रह जाएगा, और सामने है जो 27/64 का क्या बन जाएगा? घनमूल। और 27 का घनमूल आपको पता है तो 3, 64 का घनमूल आपको पता है तो कितना होता है? 4। तो आप फाइनल कह सकते हो कि A1/A2 का मान आपके लिए कितना आ जाएगा? 3/4। अब यहाँ से अगर समझने की बात करें तो A1/A2, A1 आपकी भुजा है, A2 भी आपकी भुजा है। A1 आपके पहले वाले घन की भुजा है, A2 आपके दूसरे वाले घन की भुजा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से है जो आपको भुजा का अनुपात मिल रहा है 3/4।
ये आपकी भुजा का अनुपात है। लेकिन सवाल में भुजा का अनुपात नहीं पूछा है, सवाल में आपको किसका अनुपात पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर सवाल कुछ इस तरीके से आ जाता कि भुजा का अनुपात क्या होता तो हम सवाल को यही तक कर देते और अपना आंसर क्या हो जाता 3:4। लेकिन हमें क्या करना है, आगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब दूसरा काम मेरा होगा जो ज्ञात करना है। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, वही जिस प्रकार से हमने आयतनों का अनुपात लिखा था उसी प्रकार से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर लिख लेंगे, दूसरे वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का लिख लेंगे नीचे। बताओ पहले वाले घन की भुजा कितनी है, A1। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा की घात 2। तो आप कह सकते हो कि आयतन हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6A1 की घात 2। इसी प्रकार से दूसरे वाले घन की भुजा कितनी है, A2। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा की घात 2, यानी आप कह सकते हो कि दूसरे वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6A2 का स्क्वायर। इसका मान आपको है जो क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने के लिए इसी को हल करो। देखो 6 से 6 कट जाएगा तो आप क्या लोगे, A1/A2 का क्या रह जाएगा, स्क्वायर। बताओ A1/A2 का मान आपके पास अभी आया, कितना आया 3/4। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ से 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो फाइनल है जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा आपका कितना 9/16, यानी कि 9:16। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला 9:16। आप सीधे भी कह सकते थे कि आयतन का अनुपात है उसका घनमूल कर दो, भुजा का अनुपात हो जाएगा उसका स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। लेकिन मैंने है जो इसे पूरे विधि के साथ समझाने का प्रयास किया ताकि इसके सिमिलर किसी भी प्रकार से अगर दूसरे भी सवाल बन जाए तो आप उसे आसानी से कर सको, आप ट्रिक का उपयोग कम करें। अगले 6 से लेकर है जो टोटल 10 प्रश्न आपके 15 तक शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न दिए थे, उनको समझने का प्रयास करना। गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणना का या मानव जीवन का। तो सीधी सी बात है कि इसका गणित विज्ञान होता है गणना का। फिर गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये एक आपकी एक परिभाषा दे रखी है। परिभाषा क्या दे रखी है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये परिभाषा है जो किनका, ये कथन है जो किनका है, ये परिभाषा किसने दी थी। तो ध्यान रखोगे जब सभ्यता और संस्कृति की बात आती है तो ये परिभाषा आपकी किसकी हो जाती है, हॉफमैन की हो जाती है। और ये जो परिभाषा है ये आपके संस्कृति से संबंधित है, संस्कृति से जुड़ी हुई परिभाषा है। अगला सवाल ये भी बन के आ सकता है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये परिभाषा आपको कौन से गुण को प्रदर्शित कर रही है। तो आप ध्यान रखोगे ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, जैसे कि मानव विकास संबंधित गुण है, सांस्कृतिक गुण है, धार्मिक गुण है, आर्थिक गुण है, सामाजिक गुण है, अलग अलग प्रकार से गुण दे गए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये परिभाषा किन की, हॉफमैन की, और किससे संबंधित है, ये संस्कृति से संबंधित है। अगला है निम्न में से कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन सभी को पढ़ोगे तो कुछ इस तरीके से A-B के स्कोर की बात की जा रही है। एक प्रकार से सर्वसमीका दी हुई है, A-B के स्कोर की बात हो रही है। आगे A² + B² - 2AB, A² + B² - 2AB, A² + B² - 2AB और A² + B² + 2AB। ऑप्शन डी को देखो, ये तो सीधा सा गलत है। क्यों, क्योंकि A² + B² + 2AB ये होता है A + B का होल स्क्वायर। फिर ऑप्शन सी देखो तो ये बिल्कुल सही है, सर्वसमीका A-B का स्क्वायर होता है A² + B² - 2AB, बिल्कुल होता है। अब बात कर देते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की भी। तो ध्यान रखना ये जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है इसमें एक तो निशान दे रखा है एक बड़ा और बराबर, एक दे रखा है छोटा और बराबर। इस बराबर के निशान के आ जाने के कारण ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी सही है। ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूँ कि 7 बड़ा है बराबर है 7, तो इसका मतलब क्या बराबर नहीं, ये जो मैंने लिखा है ये सही नहीं है क्या, बिल्कुल सही है। अगर मैं कहता 7 बड़ा है 7 से, तो ये जो नीचे वाला लिखा है ये गलत है, ऊपर वाला बिल्कुल सही है। बराबर भी तो है, जरूरी नहीं ये बराबर और बड़ा दोनों कह रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं, ये बड़ा और बराबर दोनों की बात करिए। हालांकि ये बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है कम से कम। फिर हालांकि ये छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो है कम से कम। तो ध्यान रखना ये जो निशान होता है ये बड़ा और बराबर और छोटा और बराबर दोनों की बात करते हैं। तो इसकी वजह से है जो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी आपके सही हो गए, और ऑप्शन इसके तीनों ही सही है, ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। अगला प्रश्न था प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक। तो वही बात है, गणना की बात करो, मानसिकता की बात करो, एक ही प्रकार से आ जाते हैं, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मनुष्य के जीवन में गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग का होता है, संस्कृति में, मनोवैज्ञानिक में, सामाजिकता में, आर्थिकता में। देखिए जहाँ आर्थिक की बात आ जाती है तो वही है जो गणित का उपयोग ज़्यादा होता है। व्यवसाय मान लो, व्यवसाय के केंद्र मान लो, बोले दुकानों के अंदर समझ लो, बैंकों के अंदर समझ लो, ये सब अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए साधन है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा है जो गणित का उपयोग होता है। सामाजिक, समाज के अंदर भी होता है कई प्रकार से, मनोविज्ञान में भी होता है, संस्कृति के अंदर भी होता है, लेकिन सर्वाधिक उपयोग की बात करें तो वो क्या होता है, आर्थिक स्तर पर ज़्यादा होता है।
मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। अगला प्रश्न, विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधि से, उद्देश्यों से, सीखने की क्रियाओं से। मूल्यांकन हम करते किसका है कि हमने किसी न किसी प्रकार का एक लक्ष्य का चयन किया होता है, वो लक्ष्य हमने कहाँ तक है जो सफल किया, कहाँ तक वो लक्ष्य पूरा हुआ, उस लक्ष्य को कितना हमने पूरा कर लिया वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब मूल्यांकन जब करते हैं तो हम अलग अलग विधियों से अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, हम अलग अलग विषय वस्तु का चयन करके हमें जो मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन किया उसके लिए हमने एक विशेष प्रकार से है जो उद्देश्य तय किए होते हैं कि हमें ये सीखना था, ये सिखाना था और हमने उसे कितना प्राप्त किया उसका मूल्यांकन करते हैं। जब तक हमारे पास उद्देश्य नहीं होगा तब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या सीखना था, सिखाना था। तो इसका मतलब क्या कहोगे कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध है जो किससे होता है, उद्देश्यों से होता है। फिर अगला प्रश्न ये 12वां हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है? देखना, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसमें तो क्या होता है कि छात्रों ने जो कितना ज्ञान उपलब्ध कर दिया, और नैदानिक परीक्षण में क्या होता है कि जो ज्ञान उपलब्ध किया उसमें कहाँ कहाँ समस्या आ रही है वो पता करना। उपलब्धि परीक्षण में कितना उपलब्ध कर दिया है और नैदानिक परीक्षण में कहाँ है जो समस्या आ रही है, एक प्रकार से हम निदान करते हैं। तो ध्यान रखना, इनके जो उद्देश्य होते हैं दोनों के वो अलग अलग होते हैं। उपलब्धि परीक्षण का तो उद्देश्य होता है कि हमने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया, कितना ज्ञान अर्जित कर लिया, और निदानात्मक या नैदानिक परीक्षण में होता है कि उन्होंने जो बालक ने समस्या कहाँ आ रही है ज्ञान अर्जित करने में। तो इस प्रकार से आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, उद्देश्यों का अंतर होता है। अगला 13वां प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त भी। बिल्कुल, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो विश्वसनीय भी होते हैं, वैध भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ तो होते ही होते। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। 14वां प्रश्न, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? शिक्षण, ये तो आपके एक शिक्षक से जुड़ा हुआ कार्य हो जाएगा बिल्कुल। फिर मार्गदर्शन, तो ये मार्गदर्शन भी है जो विद्यार्थियों का समय समय पर शिक्षक करते हैं, और योजना बनाकर है जो उनको पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जो बजट बनाना ये आपका है जो शिक्षक से संबंधित कार्य नहीं होगा। अगला 15वां प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अप्रक्षेपित का मतलब तो क्या होता है, जिन्हें हम सीधे पढ़ने का प्रयास करते हैं, पर्दे पर नहीं पढ़ते। और प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है, हम किसी पर्दे पर है जो प्रक्षेपित करके फिर पढ़ते हैं। ये दो प्रकार की शिक्षण सामग्री होती है। और प्रत्यक्ष अनुभव जो हमारे आंखों देखा जो हम अनुभव लेते हैं वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो सर्वाधिक अगर प्रभावशालीता की बात करें तो जब हम किसी कार्य को या किसी विषय वस्तु को है जो प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमेशा ज़्यादा प्रभावी होता है। ऑप्शन आपका कौन सा है, सेलेक्ट करोगे आप, बी वाला। देखिए, अगला प्रश्न था आपका 3 की घात 98 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या रहता है, 1, 2, 3 या 4। देखिए, अगर व्यावहारिक रूप से समझे तो जो आपके दिया हुआ है 3 की घात 98, यानी कि 3 को 98 बार गुना करो और फिर उसके अंदर 5 का भाग दो, जो एक प्रकार से लंबी प्रक्रिया होती है और व्यावहारिक रूप से ऐसा करना संभव भी नहीं है। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो उन्हें एक श्रेणी के रूप में एक समानता देखकर एक श्रेणी बनाओ और फिर उसमें एक समानता देखकर है जो एक निष्कर्ष निकाला करो। कैसे करते हैं, मैं देखिए एक को लिखता हूँ, मैं एक तो लिख रहा हूँ 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 6, 3 की घात 7, 3 की घात 8। इस तरीके से है जो मैंने कुछ एक कल्पना कर दी कि अगर स्टडी होती 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, तो इनमें जब मैं 5 का भाग देता तो मेरा शेषफल क्या प्राप्त होता वो समझने का प्रयास करता हूँ। देखना कैसे, 3 की घात 1 आपको पता है कितना होता है, 3 ही होता है। 3 की घात 2 कितना होता है, 9। 3 की घात 3 कितना होता है, 27। इसी प्रकार से देखिए 3 की घात 1 कितना होता है, 3। 3 की घात 2 कितना होता है, 9। 3 की घात 3 कितना होता है, 27। 3 की घात 4 कितना होता है, 81। 3 की घात 5 243। 3 की घात 6 729। 3 की घात 7 2187। इसी प्रकार से है जो ये श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। अब आप एक अनुमान लगाओगे, एक कल्पना करोगे कि अगर मैं 3 की घात 1 के अंदर यानी 3 के अंदर अगर मैं 5 का भाग देता हूँ तो भाग तो पूरा हालांकि नहीं जाएगा, तो आप ये मान लो कि 0 बार भाग जाएगा और शेषफल कितना रह जाएगा, 3। इसी प्रकार से 9 के अंदर अगर भाग देते हो तो आपको देखना शेषफल कितना रहेगा, 5 का भाग देते हो तो 4। इस पीछे वाले 7 को देख के अनुमान लगाओ, इस पीछे वाले 7 को देख के अनुमान लगाओ कि भाग दोगे 5 का तो शेषफल कितना रहेगा, 2। इस पीछे वाले 1 के आधार पर देखो 5 का भाग देने पर शेषफल कितना रहना चाहिए, 1। इस पीछे वाले 3 के आधार पर शेषफल कितना रहना चाहिए, 3। इस पीछे वाले 9 के आधार पर शेषफल कितना रहना चाहिए, 4। इसी प्रकार से इस 7 के आधार पर शेषफल कितना रहना चाहिए, 2। देखें अगर मैं 3 की घात 1 के अंदर भाग देता हूँ तो शेषफल कितना रहता है मेरा, 3। 3 की घात 2 में भाग देता हूँ 5 का तो शेषफल कितना रहता है, 4। 3 की घात 3 में भाग देता हूँ तो शेषफल कितना रहता है मेरा, 2।
3 की घात 4 में भाग देता हूँ तो शेषफल कितना रहता है 1। फिर 3 की घात 5 में 3, 3 की घात 6 में 4, 3 की घात 7 में 2। ये मेरे 5 के भाग देने पर शेषफल प्राप्त होते हैं। मैं इस श्रेणी के अंदर है जो किसका भाग दे रहा हूँ, मैं इस श्रेणी के अंदर 5 का भाग देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो शेषफल 3 4 2 1 3 4 2। अब देखो एक क्रमबद्धता आ रही है, एक रिपीटेशन आ रहा है कि संख्या है जो फिर से पुनरावृत्त होने प्रारंभ हो गई है। 3 4 2 1, फिर से 3 4 2 1 ही आएगा, फिर वापस 3 4 2 1। इस तरीके से है जो आपके शेषफल प्राप्त होते जाएंगे। तो अब यहाँ से आप क्या अनुमान लगोगे कि जो 3 की घात 4 है उसका शेषफल कितना रहता है 1, 3 की घात 8 है उसका शेषफल कितना रहता है 1, 3 की घात 12 होगी उसका शेषफल कितना रहेगा 1, 3 की घात 16 होगी उसका शेषफल कितना रहेगा 1। इस प्रकार से रहता जाएगा। तो अब मैं क्या समझूंगा कि जो मेरा 96 है वो 4 का एक प्रकार से पूर्ण गुणज है, यानी कि 3 की घात जो 96 होगा, जिस प्रकार से 3 की घात जो 96 होगा, जिस प्रकार से 3 की घात 4 में शेषफल कितना रहा 1, 3 की घात 8 में शेषफल कितना रहा 1, 3 की घात 12 में शेषफल कितना रहेगा 1, 3 की घात 16 में शेषफल कितना रहेगा 1। इसी प्रकार से 3 की घात 96 में भी शेषफल कितना रहेगा 1। फिर 3 की घात 97 आएगा, 3 की घात 98 आएगा। बताओ 3 की घात 97 में शेषफल कितना रहेगा, तो 4 के बाद देखो 1 के बाद देखो शेषफल है जो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी 3 रहेगा। इसी प्रकार से 3 की घात 98 में शेषफल 3 के बाद क्या रह जाएगा 4। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन 4। अगला 17वां प्रश्न है 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 9 की घात 0 प्लस 3 की घात 2 भाग के अंदर है 1 प्लस 3। इसका मान है जो बराबर में कितना आना चाहिए 17, 16, 15 या 12। देखिए जब आपको प्लस माइनस और भाग का गुना हल करना हो तो हमेशा ध्यान रखा करो कि बोर्ड मास का नियम लगाया करो, पहले भाग दिया करो, फिर गुना किया करो, फिर बाकी कर दिया करो और फिर जोड़ कर दिया करो। इस तरीके से है जो बड़ा करो, पहले भाग को सरल करो, फिर गुना को, फिर बाकी को और फिर लास्ट में जोड़ को। उससे भी पहले अगर कोई ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को हल कर दो, कोई घात दे रखी है तो घातों को हल कर दो। मैं एक बार इस पूरे व्यंजक को फिर से लिख रहा हूँ, 4 माइनस 2 माइनस 9 की घात 0 प्लस 3 की घात 2 भाग 1 प्लस 3। अब बताओ सबसे पहले तो मैं भाग गुना माइनस प्लस इनकी ओर बढ़ूंगा, लेकिन उससे भी पहले अगर ब्रैकेट या कोई घात दे रखी है तो उनको सरल करूंगा। देखिए ब्रैकेट मेरा दे रखा है 2 माइनस 9 और उसकी घात दे रखी है मुझे कितनी 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका सदैव मान कितना होता है 1। अब आपको घटाने की आवश्यकता नहीं, हालांकि आप अंदर घटाओगे तो भी आपको पता है कि 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का क्या रहेगा 7, और फिर माइनस के 7 की घात 0 की बात करें तो हमेशा ध्यान रखा करो 0 किसी की भी संख्या की घात लेते हैं तो उसका मान कितना आता है 1। तो देखो इस प्रकार से मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, 4 ऐसा का ऐसा माइनस इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1। फिर प्लस 3 की घात 2 की बात करें तो 3 की घात 2 कितना होता है 9 भाग 1 प्लस 3। अब आप है जो प्लस माइनस गुना के पदों में आपको है जो पूरा व्यंजक दिखा होगा। तो अब आप ये बोर्ड मास का नियम लगाया करो कि सबसे पहले भाग, फिर गुना, फिर माइनस और फिर प्लस। बताओ भाग का निशान आ रहा है, 9 के अंदर 1 का भाग देते तो कितना प्राप्त होता है 9 ही प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हो ये 4 ऐसा कैसा माइनस 1 ऐसा कैसा, 9 में 1 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 3। अब कर दो साधारण से हल, 4 में से 1 है तो कितना रह जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा बताओ, 3 और 9 12 और 3 15। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये सी वाला। अगला एक विस्तारित रूप दे रखा है 10,000, 10 इकाई और 10 दही, इन तीनों की क्या करनी है जोड़, और इनका जोड़ है जो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दे रखा है, उसमें से कौन सा मान आप सेलेक्ट करते हो वो आपको देखना है। देखिए 10,000 की बात करें तो 1 की कोस मीडियम में 1,000 को कैसे लिखूंगा, 3 जीरो लगाऊंगा मैं, 2,000 को कैसे लिखूंगा 3 जीरो लगाऊंगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 10,000 को, तो 10,000 को मैं क्या लिखूंगा 10,000 के 10 के पीछे कितने जीरो लगाऊंगा 3, 10,000। फिर इकाई की बात करें, 1 इकाई को आप क्या लिखोगे 1 ही लिखोगे, 2 इकाई को आप क्या लिखोगे 2 ही लिखोगे। इसी प्रकार से है जो आप 10 इकाई को क्या लिखोगे वो भी क्या लिखोगे 10 ही लिखोगे। दहाई की बात करें, 1 दहाई को क्या लिखोगे 10, 2 दहाई को क्या लिखोगे 20, 3 दहाई को क्या लिखोगे 30। तो इसी प्रकार से है जो 10 दहाई को क्या लिखोगे, तो ध्यान रखना 10 तो लिखना ही पड़ेगा, और दहाई बनाने के लिए इसके पीछे क्या लिखना पड़ेगा 0। दहाई का मतलब वो दूसरा अंक होता है, 0 पीछे लगाने के बाद वो दहाई बन जाता है, दहाई का अंक बन जाता है। 0 लगाने के पीछे देखो 2 है जो दहाई का कहलाएगा। इसी प्रकार से इकाई का मतलब है जो एक ही मानोगे, और 1000 का मतलब क्या मानोगे पीछे 3 जीरो। इन तीनों को है जो आपको क्या करना है जोड़ना है।
बताओ जोड़ के तो कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 10 प्लस 100, जोड़ दो कितना होता है बताओ, 10,110। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अगला 19वां प्रश्न था, 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंड की संख्या के। 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में। देखिए सवाल की लैंग्वेज है जो एक प्रकार से उलझा के दे रखी है, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से समझने का प्रयास करें तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि अगर हम 10 दिनों के अंदर मिनट पता करते हैं कि कितनी मिनट होती है, 10 दिनों के अंदर हम मिनट पता करते हैं कि मिनट कितनी होती है, तो वो मिनट है जो उसे हम सेकंड के रूप में अगर माने तो वो सेकंड कितने घंटों के बराबर होगा। हमें क्या करना था कि स्टेप तो क्या करना है कि 10 दिन के अंदर है जो कितनी मिनट है वो पता करना है कि 10 दिन के अंदर है जो कितनी मिनट है। अब जो 10 दिन में जितनी मिनट आएगी उसे हमें क्या मान लेना है कि ये हमारी सेकंड है, तो जो सेकंड मानोगे उस सेकंड में कितने घंटे होते हैं वो हमें पता करने। कैसे समझना, 10 दिन में कितनी मिनट होती है तो आप कुछ इस तरीके से समझोगे। देखना 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, कितनी होती है 60। तो आप कह सकते हो कि 24 घंटे में कितनी मिनट होगी, वो हो जाएगी आपकी 24 गुना 60। और अगर 24 घंटे की बात होगी यानी 24 घंटा 1 दिन के बराबर होता है, तो 10 दिन में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 24 गुना 60 गुना 10। स्टेप क्या था कि 10 दिन में मेरी मिनट कितनी वो मैं पता करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 60, तो 24 घंटे में कितनी होगी, तो 24 का गुना कर दिया 24 घंटे में यानी कि 1 दिन हो गया। और 1 दिन में अगर ये पूरी मिनट आ रही है आपकी कितनी 24 गुना 60, तो 10 दिन में कितनी होगी, तो मैंने किसका गुना कर दिया 10 का। अब सवाल ये पूछ रहा है कि जो 10 दिन में जो मिनट है आपकी, 10 दिन में ये पूरी मिनट है, तो ये मिनट आप अगर इसे सेकंड मान ले तो ये जो सेकंड अगर है तो उसमें कितने हैं जो आपके दिन, कितने हैं जो आपके घंटे होते हैं। तो अब नया काम मुझे क्या करना है कि 10 दिन में जो मिनट मुझे प्राप्त होगी, कितने मिनट प्राप्त होगी 24 इंटू 60 इंटू 10, इसे मैं क्या मान लेता हूँ सेकंड। और ये जो सेकंड है इसमें कितने घंटे हैं वो आपको पता करना है। तो सेकंड में घंटों की संख्या, ध्यान रखना कि अगर आपको घंटे के अंदर सेकंड कितने वो पता करना होता है तो 2 बार साइड का गुना करते हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड में कितने घंटे उसका पता करना है तो 2 बार साइड का क्या दे देते भाग। इसमें क्या कर दिया करो 24 इंटू 60 इंटू 10, इसमें 2 बार है जो आप किसका भाग दे दो, 2 बार है जो आप किसका भाग दे दोगे साइड का, ताकि है जो 10 दिन में जो मिनट है वो आपके ये पूरा आए थे। इसे मैंने क्या मान लिया सेकंड, और ये अगर सेकंड है तो इस सेकंड में कितने घंटे वो पता करना है। तो सेकंड को घंटे में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार साइड का क्या कर दूंगा मैं भाग दे दूंगा। देखो एक साइड से तो एक साइड कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 6 और 24 कितनी बार कट जाएगा 4। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि 24 इंटू 60 इंटू 10, ये जो सेकंड है इसमें कितने घंटे होते हैं 4 घंटे। सवाल समझना फिर से, 10 दिन में जितनी मिनट होती है उसे आप कितने घंटों के बराबर है जो सेकंड के रूप में मानोगे। या फिर ये कह सकते हैं कि 10 दिन में जो मिनट आ रही है उस मिनट को आप सेकंड समझ लो, और सेकंड में कितने घंटे होते हैं वो पता करना है आपको। कितना हो जाएगा आपका 4 घंटे, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, कौन सी पिन है जो सबसे छोटी है, 24/25, 10/11, 99/100, 68/69। देखना एक एक को समझो। एक तरीका तो आपका ये होता है कि एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम के हिसाब से आप पता करो कि कौन सी संख्या है जो छोटी होती है कौन सी बड़ी होती है, लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है। आपको एग्जाम के अंदर है जो एलसीएम निकालकर इतनी लंबी प्रक्रिया से आपको नहीं गुजरना है। आपको सीधे क्या कर दिया करो, 4 ही तो ऑप्शन है, 4 को क्या कर दो दशमलव संख्या में रूपांतरित कर दो, और दशमलव में जैसे ही आप रूपांतरित करते हो तो आपके आसानी से पता चल जाएगा कि है जो कौन सी संख्या छोटी है। दूसरी बात, दशमलव में रूपांतरित करने के लिए एक तरीका तो होता है कि उस भिन्न को ही समझो। अगर भिन्न सीधे तरीके से दशमलव में आसानी से निकल गई तो सीधे निकाल दो, अगर सीधे तरीके से नहीं निकल रही तो फिर भाग की प्रक्रिया से गुजरो। लेकिन भाग की प्रक्रिया भी जब करते हो तो 2-3 पॉइंट तक ही हमें करनी है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ानी है। देखना मैं 24/25 को समझ लेता हूँ। अगर मैं 24/25 में ऊपर भी है जो 4 का गुना करता हूँ, नीचे भी 4 का गुना करता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा 24 का गुना 4 से तो क्या प्राप्त होगा 96, और 25 का गुना 4 से कितना प्राप्त होगा 100। तो आप ये 24/25 को है जो क्या कह सकते हो 0.96। पहली वाली आपकी हो गई आराम से। दूसरी वाली जो 10/11 है, ये थोड़ा पॉइंट सीधे नहीं समझ में आ सकता, तो आप इससे भाग की प्रक्रिया से गुजर जाओ। भाग की प्रक्रिया जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, भाग की प्रक्रिया से गुजरोगे तो आपके लगभग कुछ इस तरीके से आएगा 10/11 बराबर आ जाएगा आपकी 0.909, कुछ इस तरीके से आएगा। फिर तीसरा 99/100, तो ये तो सीधे हो जाएगा 0.99। देखिए 3 अंक आ रहे तो मैं सभी को लगभग 3 अंक बना देता हूँ। और चौथा है जो आपका
68/69। तो इसे भी लगभग एक भाग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपको। इसका मान लगभग आपका आएगा कुछ इस तरीके से चलेगा, ये आएगा 0.999। देखिए पहले वाले का मान कितना आ रहा है 0.960, दूसरे वाले का आ रहा है 0.909, तीसरे वाले का आ रहा है 0.990 और चौथे वाले का आ रहा है 0.999। तो इसमें से सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से आपकी 0.909 वाली यानी कि 10/11 वाली हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। मैंने जो सीधे सीधे जो दशमलव में बदली जा सकते थे उनको सीधे दशमलव में बदला, और भाग देकर अगर बदलने का प्रयास करना है तो उसमें भाग देने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है असमयिका से संबंधित था कि कौन सा सही है, -16 बड़ा है -15, -16 छोटा है -20, -16 बड़ा है 1 से, -16 छोटा है -3 से। इन सभी के अंदर है जो आपको पता करना है कि कौन सा है जो आपको ऑप्शन है जो सही दिखा है या सत्य तरीके से लिखा हुआ है, बाकी के एक ऑप्शन सही लिखा हुआ, बाकी के 3 ऑप्शन है जो गलत लिखे हुए। देखना कैसे समझते हैं। हमेशा ध्यान रखो असमयिका के अंदर अगर दोनों पक्षों के अंदर धनात्मक दे रखे हैं, जैसे कि अगर मान लो एक साइड मैंने 8 लिखा, एक साइड 2 लिखा, तो दोनों साइड में अगर धनात्मक दे रखे हैं तो आप बस आसानी से पता कर लोगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। दूसरी स्थिति, एक साइड में धनात्मक लिखा है, एक साइड में क्या लिखा है ऋणात्मक, जैसे कि 8 लिखा हूँ मैं और -8। तो हमेशा ही ध्यान रखो कि धनात्मक की संख्या बड़ी होती है, ऋणात्मक की संख्या कैसे होती है छोटी। तो आपका जो धनात्मक वाला पक्ष होता है उस साइड में है जो आप बड़ा पक्ष बताते हो। तो देखिए एक ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा आपको, एक -16 दिख रहा है, एक आपका 1 दिख रहा है। तो ये जो -16 ऋणात्मक और प्लस का 1 है जो धनात्मक, और आपको पता हो तो प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो इन्होंने है जो -16 को बड़ा बताया, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। और तीसरी स्थिति बनती है कि दोनों पक्ष कैसे होते हैं ऋणात्मक। एक मैंने -8 लिखा और एक मैंने -16 लिखा। तो इस स्थिति में हमेशा क्या कर दिया करो, चाहे जो भी असमयिका का निशान है दोनों पक्षों में माइनस का गुना करके है जो प्लस का बना दो, और असमयिका का निशान क्या कर दो, बदल दो, ताकि वो दोनों धनात्मक हो जाए और आसानी से पता चल जाए। वो कैसे करते हैं उसको समझना। जैसे मुझे दे रखा है -16 -15, ये मुझे दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर दोनों पक्षों में माइनस का गुना करता हूँ। माइनस का गुना करने से 16 किसका बन जाएगा प्लस का, ये 15 भी किसका बन जाएगा प्लस का, और असमयिका का निशान है जो मैं क्या कर दूंगा बदल दूंगा। ये मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन बी जो दे रखा है उसमें -16 और -20 दे रखा है। देखो मैं माइनस से गुना कर दूंगा तो ये 16 तो किसका बन जाएगा प्लस का, 20 भी किसका बन जाएगा प्लस का, और निशान मेरा जो है बदल जाएगा। इसी प्रकार से डी ऑप्शन दे रखा है -16 -3, इसमें भी मैं माइनस का गुना करूँगा तो ये 16 प्लस का बन जाएगा, 3 भी प्लस का बन जाएगा, और निशान मेरा क्या हो जाएगा बदल जाएगा। एक ये स्थिति आ रही है, एक ये स्थिति आ रही है, एक ये स्थिति आ रही है। इन तीनों में से आपको क्या सही लग रहा है। देखिए ये तो कह रहा है कि 16 है जो छोटा है 15 से, गलत होता है, यानी ऑप्शन आपका ए गलत। फिर ये कह रहा है कि 16 आपका है जो 20 से, 16 है जो आपका 20 से बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत। और लास्ट अंतिम है जो क्या कह रहा है कि 16 है जो 3 से बड़ा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, 16 है जो 3 से बड़ा है, यानी कि माइनस का 16 3 से छोटा है। धनात्मक का तो मैं तो आराम से पता चल जाएगा, धनात्मक की संख्या बड़ी होती है, और ऋणात्मक की स्थिति में दोनों पक्षों में माइनस का गुना कर दो, और निशान चाहे कैसा भी हो उसे क्या कर दो परिवर्तित कर दो। ये चीज़ें ध्यान रखा करो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके लिए आपका डी वाला। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो, 3600, 2500, 1600 या 900। देखिए अगर मैं इसके अंदर से वह पूर्ण वर्ग हो ये कंडीशन हटा देता हूँ तो क्या स्थिति बनती है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो ये आपको पता है क्या होता है एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या उससे विभाजित होती है उसको हम क्या कहते हैं एलसीएम, लसब। और अगर आपको लसब पता चल जाता है तो उसके बाद वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है वो पता चल जाएगा, और अगर नहीं भी है तो वो पूर्ण वर्ग बना लोगे आप आसानी से। वो कैसे बनाते हो, तो उसके लिए देखो पहले आप वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कर लो जो दी गई संख्या उससे विभाजित हो, यानी कि आप लसब ज्ञात कर लो। किस किस संख्या का लसब ज्ञात करना है, 10, 12, 15, 18 का। देखिए दी गई संख्या कौन सी थी हमें 10, 12, 15, 18, तो इनको विभाजित करने वाली संख्या कौन सी होगी, तो उसका जो लसब प्राप्त हो रहा है आपको 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इस संख्या का जो आपका गुना आएगा वो आपका एक ऐसी संख्या होगी जो सबसे छोटी भी होगी और 10, 12,
15, 18 इनसे विभाजित भी होगी। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। लेकिन सवाल के अंदर आपको एक कंडीशन और दे दी थी कि वो संख्या छोटी तो होनी चाहिए, विभाजित तो होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण भी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट होनी चाहिए। तो देखिए ऐसा प्राप्त करने के लिए आपको देखना पड़ेगा पहले तो कि क्या दी जो हमें प्राप्त हो रही संख्या वो क्या स्क्वायर रूट तो नहीं है, क्या पूर्ण वर्ग तो नहीं है। देखिए 2 गुना 2 एक जोड़ा बन जाएगा, ऐसे 3 गुना 3 एक जोड़ा बन जाएगा, लेकिन ये 5 है जो अतिरिक्त शेष रहेगा, जोड़ा नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब ये आपकी संख्या पूर्ण वर्ग तो नहीं है। तो आप देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5, इसमें आपका दी की संख्या का भाग तो पूरा पूरा जा ही रहा है। अगर इसके अंदर किसी और संख्या का आप गुना कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपकी है जो संख्या प्राप्त होगी वो 10, 12, 15, 18 से विभाजित तो हो जाएगी, और उसके साथ साथ है जो आप उसे पूर्ण वर्ग भी बना लोगे। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को एक ऐसी संख्या से गुना कर दो ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यानी मुझे 5 से गुना करना चाहिए। अगर मैं 5 से गुना कर लेता हूँ तो जो मुझे नई संख्या प्राप्त होगी, देखिए संख्या क्या प्राप्त होगी, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये जो नई संख्या प्राप्त होगी ये वाली संख्या 10, 12, 15, 18 से विभाजित तो होगी। इसके साथ साथ देखो ये 2 के जोड़े बना लेगी और पूर्ण वर्ग भी हो जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो इसका गुना कितना होता है, 2 का गुना 5 से कितना हो जाएगा 10, 2 का गुना 5 से कितना हो जाएगा 10, 10 का गुना 10 से कितना हो जाएगा 100, और 3 का गुना 3 से 9, यानी फाइनल इसका आंसर आएगा 9 का गुना 100 से 900, जो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। ये देखो छोटी से छोटी संख्या तो है ही, पूर्ण वर्ग भी है, और इसके साथ साथ 10, 12, 15 से 18 से विभाजित भी है। अगला प्रश्न क्या था, 256 की घात 0.16 गुना 16 की घात 0.18 का मान क्या होना चाहिए, या क्या मान, इसका मान क्या प्राप्त होगा, 4, 16, 64 या 256.25। देखिए एक बार इसे लिख लेते हैं, 256 की घात 0.16 गुना 16 की घात 0.18, इसका है जो मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक गुणा में जो घातों के नियम की बात करें तो वो क्या होती है कि अगर गुणा का निशान हो और अगर आधार समान हो, गुणा का निशान हो बीच में और अगर आधार समान हो तो घातें बीच में क्या, घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर आधार समान हो, गुणा का निशान हो, तो घातें है जो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन देखो ऐसा तो है नहीं, इसमें 16 दे रखा है और 256 दे रखा है, जिसका मतलब क्या कह सकते हो आप कि इनका आधार है जो समान नहीं है। लेकिन अगर आप समान बनाने का प्रयास करें तो बन सकता है। कैसे, 256 की बात करें तो ये एक प्रकार से 16 का स्क्वायर होता है। क्या लिखूँ मैं इसे, देखिए 256 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 16 का स्क्वायर। 256 है जो 16 का क्या होता है, स्क्वायर। 256 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 16 का स्क्वायर। फिर इसके ऊपर जो घात है पहले से वो लिख लेते हैं 0.16, और गुणा में जैसा है वो का वो लिख लेते हैं 16 की घात 0.18। हो गया यहाँ तक, केवल मैंने कुछ नहीं किया। 256 की जगह 16 की घात क्या लिखी है, 2। अब देखो घातों के ऊपर जब घात आती है तो उनका आपस में गुणा होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 16 तो आधार है जैसा का जैसा रह जाएगा, 2 का गुना 0.16 से करोगे तो आपका आ जाएगा 0.32, और फिर गुणा में 16 की घात 0.18। अब आप देखो जब आधार समान होगा तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या रह जाएगा, ये फाइनल 16 की घात 0.32 प्लस 0.18। अब बताओ 16 की घात 0.32 और 0.18, यानी कि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 16 की घात 0.50, जिसे आप क्या कह सकते हो, 16 की घात 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, वर्गमूल, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। फाइनल आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अगला प्रश्न था, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 84 है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए। देखिए लसब की बात करें तो आपको पता हो तो लसब एक ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर दी गई संख्याओं का क्या होता है, भाग पूरा पूरा जाता है या विभाजित करता है। दी गई संख्या है जो लसब को विभाजित करती है। दूसरी बात, अपने हम इस सवाल के अंदर लसब कितना दे रखा है, 84, और संख्या देने रखी संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपनी एक संख्या तो है 3x और एक संख्या है अपनी 4x। दो संख्या है और ये दो संख्या आपके एलसीएम को, यानी कि इसको 84 को है जो पूर्ण तरीके से है विभाजित करेगी। इसे इस तरीके से समझो आप, देखना मैं ये कहूँगा कि 84 के अंदर 3x का भाग और इसी प्रकार से 84 के अंदर 4x का भाग पूर्णतः विभाजित होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन अब ये 3x और 4x संख्या क्या है, इसे पता करने के लिए आपको x का मान है जो डिसाइड करना पड़ेगा कि x ऐसा क्या रखे
कि आपकी 3x है जो 84 को पूरी तरीके से विभाजित करें, इसी प्रकार से 4x है जो 84 को विभाजित पूरी तरीके से करें। तो इसको समझने के लिए मैं 84 का है जो गुणनखंड करने का प्रयास करता हूँ। देखना 84 का गुणनखंड होता है 2 गुना 3 गुना 7। इसके अंदर एक तो आपको किसका भाग देना है 3x का, और एक इसमें भाग किसका देना है आपको 4x का। अब आप सोचोगे कि जब मैं 3x का भाग देने का प्रयास करूँगा तो मेरा 3 है जो इस 3 से कट जाएगा और शेष क्या रहेगा x का भाग है जो 2 और 7 इसमें जाएगा। इसी प्रकार से जब मैं 4x के अंदर 4x का भाग इस ऊपर वाले में दूंगा तो 4 से देखो ये 2 और 2 कट जाएंगे और x का भाग है जो शेष 3 और 7 में जाएगा। 3 से ये 3 कट जाएगा एक प्रकार से, 4 से ये 2 और 2 कट जाएगा। फिर आपका शेष है जो एक 7 ही एकमात्र ऐसी संख्या रहेगी जो एक x की जगह है आप रख सकते हो। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि अगर मैं 3x की जगह अगर क्या रखने का प्रयास करूँ 7, 4x की जगह अगर रखने का क्या प्रयास करूँ 7, तो इसकी वजह से है जो मुझे जो संख्या 3x प्राप्त होगी और जो संख्या 4x प्राप्त होगी वो मुझे दी गई संख्या है जो मेरा 84 लसक है उसमें है जो पूर्णतः विभाजित करेगी, 84 को पूर्णतः विभाजित करेगी। कैसे देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और इस 3x का भाग यानी कि 3 गुना 7 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। इसी प्रकार से 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और इस 4x का भाग यानी कि 4 गुना 7 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। तो आपकी जो दो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 21 और एक हो जाएगी आपकी 28। आपको बड़ी पता करनी है तो बड़ी कौन सी हो जाएगी 28, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी वाला। अगला प्रश्न था 25वां 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम होगा 1/54, 10/27, 20/3 या इनमें से कोई नहीं। देखिए एलसीएम की बात करें तो आपको पता हो तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे छोटी होती है और इसके साथ साथ है जो इसके अंदर जो संख्या दी जाती है उनका भाग है जो कैसा जाता है पूर्ण तो जाता है, पूर्ण भाग जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एलसीएम में ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिसके अंदर दी गई संख्या है जो इस एलसीएम को विभाजित कर लेती है और भागफल है जो क्या आता है भाग है जो पूर्ण होता है। आप इससे कैसे समझोगे, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 तो इसका एलसीएम भी एक प्रकार से एक भिन्न संख्या होगी जिसे मैंने क्या लिख दिया a/b। और इस a/b के अंदर 1/3 का, 2/9 का, 5/6 का, 4/27 का भाग है जो कैसा जाना चाहिए पूर्ण जाना चाहिए। अगर ये भाग पूर्ण तरीके से चला जाता है साथ ही साथ a/b सबसे छोटी संख्या होती है तो आपका a/b है जो इन दी गई संख्याओं का क्या हो जाएगा एलसीएम। अब एक एक को अगर समझने का प्रयास करें तो आपको पता हो तो ये 3, 9, 6 और 27 ये ऊपर जाएगा यानी ये किसको विभाजित करेंगे b को, ये किससे विभाजित होंगे b से, और इसी प्रकार से 1, 2, 5 और 4 ये का आएगा नीचे तो ये किससे विभाजित होंगे a से। कुछ इस तरीके से है यानी कि ये नीचे वाली संख्या तो किससे विभाजित होगी हमेशा, ये नीचे वाली संख्या तो कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी और ऊपर वाली संख्या कहाँ जाएगी नीचे जाएगी। और ऐसा होने के कारण ये नीचे वाली संख्या है जो ऊपर जाने के कारण नीचे वाली संख्या से विभाजित b से विभाजित होगी। देखिए ये 3, 9, 6 और 27 ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगी यानी कि आपको इस b की जगह एक ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी जो 3, 9, 6 और 27 चारों को विभाजित कर सके। देखिए कौन विभाजित कर रहा है 3 विभाजित कर रहा है, 3 है जो 3, 9, 6 और 27 तीनों को चारों को विभाजित कर लेगा। इसी प्रकार से है जो 1, 2, 5 और 4 ये क्या आएंगे नीचे आएंगे, ये क्या आएंगे नीचे आएंगे। और अगर ये नीचे आएंगे तो आपको ऊपर वाली एक ही जगह एक ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी जो 1, 2, 5 और 4 चारों से विभाजित हो सके यानी कि 1, 2, 5, 4 का भाग उसमें जाए तो देखो किस में भाग जा रहा है 20 में। एक तरीका तो ये भी है। दूसरा इसका सीधा सा फॉर्मूला आप सीधे सा दिमाग में रखा करो कि जब भी भिन्नों का आपको एलसीएम निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या ध्यान रखा करो कि अंशों का तो क्या निकाल दो एलसीएम और हरों का क्या निकाल दो एचसीएफ। बस सीधा सा ये दिमाग में रखो। अब देखो मुझे एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा अंशों का, अंश क्या क्या है 1, 2, 5 और 4। इसी प्रकार से हरों का क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा मुझे 3, 9, 6 और 27। बताओ 1, 2, 5, 4 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 3, 9, 6, 27 इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर कौन सा आ जाएगा 20/3। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 7 तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 हो तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए 3 संख्या मैंने मान ली a, b, c, इनका औसत तो कितना है 7। पहली 2 संख्या है कौन कौन सी a और b, इनका औसत कितना है 4। तो आपको है जो तीसरी संख्या यानी कि आपको c पता करना है। ये सवाल आपका कैसे करोगे, आप
आपको पता है औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। पहले वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर 7। देखिए नीचे वाला 3 चला जाएगा 7 के साथ गुना में, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 21। क्लियर। इसी प्रकार से जो दूसरी स्थिति है वो आपको क्या देगी, औसत क्या होता है, a प्लस बी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, a प्लस बी बटा 2, और औसत कितना है 4। बताओ 4 का गुना 2 से कितना हो जाएगा 8, यानी a प्लस बी बराबर 8। ये दो स्थितियाँ हैं। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना है 21, a प्लस बी कितना है 8। बताओ ये a प्लस बी की जगह अगर मैं 8 रख लेता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या प्राप्त होगा, 8 प्लस सी बराबर 21, प्लस का 8 किसका बन जाएगा, माइनस का, सी बराबर आ जाएगा 21 माइनस 8। इसका मान कितना हो जाएगा 13। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, बी ऑप्शन। अगला 27वां प्रश्न है, मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेची, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। देखिए लाभ प्रतिशत याद करना है, आपको फॉर्मूला पता होगा तो क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य और गुना में क्या होता है 100। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, लाभ प्रतिशत का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। मान रख दोगे सीधे सीधे को, कितने में बेच रहा है 3,48,000 के अंदर, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 3,48,000। फिर कितने में खरीदी थी 2,50,000, तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 2,50,000, और बटा में क्रय मूल्य लिखना है 2,50,000, गुना में क्या लिख दोगे 100। विक्रय मूल्य कितना था 3,48,000, क्रय मूल्य कितना था 2,50,000। अगर आप इस 3,48,000 में से 2,50,000 को घटा लेते हो तो शेषफल रहता है आपका कितना 98,000। फिर बटा में कितना है, ये आपके देखिए 2 जीरो कटने के बाद 2500 शेषफल रह गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फाइनल आपका 25 का भाग 980 के अंदर है जो कितने बार चला जाएगा 39.2 बार। शेषफल आपका ये 39.2 बार, तो आपका प्रतिशत कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, 2, 4, 2, 6, 14 या 4। देखिए 144 पेन जब है जो बेची जाती है तो क्या हो रही है, हानि हो रही है, और वो हानि कितनी हो रही है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब इसे कैसे समझोगे, तो मैं कुछ इस तरीके से सवाल को करता हूँ, देखना, एक पेन का विक्रय मूल्य है जो कितना है y, इसी प्रकार एक पेन का क्रय मूल्य ये कितना है x। अब देखना एक पेन का क्रय मूल्य कितना है x, तो 144 पेनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 144x। इसी प्रकार से एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है y, तो 144 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 144y। ये तो आ गए आपके 144 पेनों की बात। 144 पेन बेचने पर क्या हो रही है हानि, तो आपको पता हो तो हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितनी हो रही है, और कितने पेनों को बेचने पर 144 पेनों को बेचने पर। देखो 144 पेनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 144x माइनस 144 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 144y। ये आपकी 144 पेनों को बेचने पर क्या प्राप्त हुई है आपको हानि, और ये जो हानि है वो कितनी प्राप्त हो रही है 6 पेनों के विक्रय मूल्य के। बताओ एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है y, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा y, यानी 144 पेनों को बेचने पर जो आपकी हानि हो रही है वो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। कुछ इस तरीके की स्थिति है जो आपको प्राप्त हो रही है। अब आप सवाल को हल करो, देखो 144 माइनस का तो किसका बन जाएगा प्लस का, 144x बराबर 144 प्लस 6y कितना हो जाएगा 150y। हमेशा ध्यान रखो, चाहे लाभ प्रतिशत ज्ञात करो या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, बटा में हमेशा क्या आता है क्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य x है, यानी कि बटा में x लेके जाने का प्रयास करो, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि y के नीचे x आ जाएगा, यानी y बटा x। ये x है जो कहाँ चला जाएगा y के नीचे, और 150 है जो कहाँ चला जाएगा 144 के नीचे। अब आप दोनों में से माइनस कर दो एक एक को, तो y बटा x माइनस 1 बराबर 144 बटा 150 माइनस 1। बताओ ये y माइनस 1 बटा x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका y माइनस x बटा x, और इस साइड में बताओ 144 बटा 150 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 6 बटा 150। माइनस है तो उसे प्लस बनाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस का गुना कर दो, ये हो जाएगा x माइनस y बटा x, और ये आ जाएगा 6 बटा 150। और फाइनल आपका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में मैंने किसका गुना कर दिया 100 का। तो
इस प्रकार से है जो आपका ये फाइनल आपकी 100% आ जाएगी। और कितनी आ रही है तो देखो मैं 50 के पारे से काट रहा हूँ 2 बार और ये काट रहा हूँ मैं 3 बार। 3 के पारे से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार। 2 का गुना 2 से कितना हो जाएगा 4%, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न था 29वां, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज उसी धन का 2/5 हो जाता है। देखिए ये कह रहे हैं कि किसी साधारण ब्याज की किस दर से, तो किस दर से यानी कि आपको दर पूछी जा रही है। मैं दर को क्या लिख लेता हूँ पी से किसी धन का, यानी कोई धन होगा मैं इसे लिख लेता हूँ एक्स का 10 वर्ष का 10 वर्ष का यानी समय दिया है आपको 10 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन का यानी कि एक्स का कितना हो जाता है 2/5। देखिए समझिएगा, साधारण ब्याज की किस दर से यानी कि आपको दर पूछी थी, मैंने क्या मान लिया इसे पी से किसी धन का, यानी कोई धन आपको दे नहीं रखा, फिर मैंने उसे क्या मान लिया एक्स का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन का यानी कि एक्स का 2 क्या हो जाता है 5 गुना हो जाता है। तो आपको क्या पता करना है कि दर कितनी होनी चाहिए। ये एक स्थिति आपको पूरी दे रखी है। देखिए दर कितनी दे रखी है पी, नहीं दे रखी तो मानी धन कितना है एक्स, समय कितना है 10 वर्ष और ब्याज कितना है 2/5 एक्स। कैसे समझोगे, आपको पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। कुछ इस तरीके से है जो इसमें मान रख लोगे। पी की जगह आपका मूलधन कितना आ जाएगा एक्स, दर कितनी आ जाएगी आपकी पी, समय कितना आ जाएगा 10 बटा में क्या लिख लोगे 100 और बराबर में आपका ब्याज आ जाएगा जो कितना है, कितना गुना हो गया 2/5 गुना हो गया। बताओ एक्स से एक्स कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर पी से 10 कितनी बार कट जाएगा 2 और 2 का गुना 2 से कितना हो जाएगा 4, यानी कि फाइनल आ जाएगा पी का मान 4, यानी कि आपकी जो दर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4%, ए ऑप्शन। ब्याज का ही अगला प्रश्न दे रखा था कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। देखिए कितने वर्ष में, यानी कि आपको समय देने रखा, मैंने उसे क्या मान लिया टी। 12% वार्षिक दर से यानी आपको दर दे रखी कितनी 12% से 3000 का, यानी कि आपको मूलधन दे रखा है 3000 का साधारण ब्याज 1080, यानी कि ब्याज हो जाएगा आपका 1080। समय क्या पूछ रहा है कि कितने वर्ष से 12% का मूलधन दे रखा है 3000, ब्याज दे रखा है 1080 और आपको इस सवाल में क्या ज्ञात करना है समय कितने वर्ष। अब देखना कैसे करते हैं, वही PRT वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा पी की जगह मूलधन की जगह 3000, फिर दर की जगह 12, समय की जगह टी बटा में 100 और ब्याज कितना है 1080। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। देखो 3 और 12 गुना में तो क्या चला जाएगा भाग में, तो ऐसा आ जाएगा टी बराबर 108 बटा के अंदर 12 गुना 3। 3 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जाता है देखो 3 और 6 36 बार और 12 का भाग इसमें कितनी बार जाता है 3 बार, तो यानी कि टी आपका आ जाएगा 3। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम पुराने जो एग्जाम के अंदर पूछे गए पेपर है, प्रश्न है, उनको हल करते रहेंगे, व्याख्यात्मक रूप से उनका विश्लेषण करते हुए उन सवालों को समझने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।